अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शगुफ्ता लोधी गेमी टीवी में आपके साथ। जीस के दायरे में एक जंजीर, खते उफ्क में ऐन 90 का जाविया बनाते हुए बंजर जमीन से नीलगू आसमान की जानिब एक दायरा, गिर्द दायरा, फसीले शहर की मानिद चौतरफा 6 सिमतों में फैला हुआ आसाब का जवां लश्कर, पहरे पर मामूर जीस्त दायरा, जवां इरादों का एक बंधन, एक जंजीर, मजबूत इरादों की। ये है तारुफ मेरे आज के मेहमान का, जो प्रोफेशनली तो सोलिसिटर हैं और उनकी अपनी एक लॉ कंपनी है। उन्होंने एलएलएम जो है वो ग्लासगो से किया और आजकल डायरेक्टर सिंथेसिस चैम्बर सोलिसिटर्स लंदन बेस्ड हैं। जी, एक इंतहाई नौजवान शख्सियत। और मैं इसलिए शख्सियत कह रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे, साथ साथ देख भी रहे हैं उनको, कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत एज के हिसाब से नहीं है। ही इज इन हिज मिड 30s, जो कि कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वो क्रिएटिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते एक इतना अच्छा सफर तय कर चुके हैं कि आइए उनसे बात करते हैं और उनको डिस्कवर करते हैं आपके लिए। जी, वेलकम टू आवर शो। क्या हाल चाल है मुजम्मिल? बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, बहुत नवाजिश। आपको हम हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि एक ऐसा नौजवान जो कि मेंटली बहुत बड़ी शख्सियत है, मेंटली वो बहुत आगे तक सोचने वाले शख्स हैं और आपके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हैं, व्यूज भी हैं, हर शख्स होता है। और ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताती जाऊं कि ये जब 2001 से 2002 तक ये बेसिकली सोशलिस्ट हैं और फर्स्ट कन्वीनियर ऑफ यूथ फॉर इंटरनेशनल सोशलिज्म इन पंजाब यूनिवर्सिटी थे। और इनकी क्लास स्ट्रगल के बारे में और डॉक्टर लाल खान के साथ इनका ताल्लुक है और उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशंस हैं और अवामी जमहूरी तहरीक की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ भी ताल्लुक है। तो आइए ये सारी बातें करते हैं। और उसके साथ साथ एक इतने अच्छे शायर हैं। और ये जो मैंने स्टार्ट में आपके लिए थोड़ी सी नस्टी नजर पड़ी थी, आप देखें कि कितने रिच वर्डिंग, कितने रिच थॉट्स, और उसमें क्या वो एंड पे जो मैं आपको बताई कि क्या है, स्ट्रगल है। तो आइए स्ट्रगल का जो जर्नी है वो बताइए। जनाब मुजम्मिल, आप ये बताइए कि, और ये मुजम्मिल सिर्फ मुजम्मिल नहीं है, मुजम्मिल मुख्तार है। तो मुजम्मिल बताइए आपका जर्नी जो है। हम पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई लव माय कंट्री। और दूर बैठे हुए तो मेरा बस लफ्ज नहीं मेरे पास। तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए जरा, हम जरा चलें पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद फिर हम आपके एलएलएम पे आते हैं। जी जी, सबसे पहले तो इस वक्त जो मेरी इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं पंजाब यूनिवर्सिटी से, जी जी। इस वक्त जो मेरी एफिलिएशन है वो अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ है ओके ओके। और मैं अवामी वर्कर्स पार्टी के यूके चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। माशा ठीक। ये पार्टी कुछ अर्सा पहले बनी जिसमें पाकिस्तान में जो लेफ्ट की मुख्तलिफ पार्टीज और तहरीकें थीं, उन्होंने एक कोशिश की कि हमारे दरमियान जो डिवाइड है उसको ख़त्म करके एक बड़ी पार्टी में मर्ज करके हम क्लास स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। ठीक। तो जहाँ तक सवाल है, लिखने का ये शौक तो मुझे बचपन से था। और जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, लिखता तो मैं कॉलेज के ज़माने से था। और पॉलिटिकल एक्टिविज्म जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं जब मेरी फर्स्ट लॉ डिग्री करने के लिए मैं वहाँ गया, तो उस ज़माने में लेफ्ट के दोस्तों से मुलाकात हुई और फिर डॉक्टर लाल खान से मुलाकात हुई। और उस ज़माने में तैमूर रहमान थे मज़दूर किसान पार्टी से, सैयद अज़ीम थे, अफजल खामोश, प्रोफेसर तुफैल ढाना। तो वो फिर सिलसिला ऐसा चला कि
फिर वहां से नजरियाती एक ट्रेनिंग हुई और इस तरह फिर मैं सोशलिज्म की जानिब माइल हुआ और फिर वो सफर चलता गया। फिर लेटर ऑन मैंने फिर मजदूर किसान पार्टी को ज्वाइन किया, चूंकि जो क्लास स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक लेफ्ट के अंदर एक जो ट्रॉट्स्कीइस्ट जो एक फैक्शन है उनसे वाबस्तगी थी और मैं पर्सनली लेफ्ट के अंदर किसी डिवीजन या फैक्शंस के हवाले से उस तरह से मैं नहीं समझता। कि मैं समझता हूं कि हमें मिलके एक कोशिश करनी चाहिए और हम पाकिस्तान में थोड़े से लोग हैं, हम लेफ्ट के कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और एक बड़ा नजरिया है, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मकसद तो मजदूरों, किसानों, वर्किंग क्लास, आम लोगों के लिए स्ट्रगल करके उनके हकूक की एक जंग है। तो फिर मैंने मजदूर किसान पार्टी ज्वाइन की और उस जमाने में फिर मैं यंगेस्ट इलेक्टेड डेप्टी सेक्रेटरी था पंजाब का 2000 बैक इन 2003-4 में। और उसी जमाने में फिर परवेज मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी वो अपने अरूज पे थी। फिर 2004-5 में लेफ्ट की 6 पार्टीज और ग्रुप्स ने मिलके अवामी जमहूरी तहरीक बनाई जिसमें आबिद हसन मिंटो थे, फारूक तारिक थे, मजदूर किसान पार्टी थी, रसूल बख्श प्लेजो थे, मिराज मोहम्मद खान थे और उसमें फिर मिराज मोहम्मद खान, आबिद हसन मिंटो और रसूल बख्श प्लेजो उसके नेशनल कन्वीनर थे। और मुझे उस वक्त मौका मिला, उसकी जो पंजाब की कन्वीनिंग कमेटी थी उसमें कॉमरेड आमिर हुसैनी और तारिक अली की जो वालदा थी ताहिरा मजहर अली जो एक बड़ी एक्टिविस्ट थी, तो उनके साथ मिलके काम करने का मौका मिला। तो वो बहुत ही एक अच्छा जमाना था। मिराज मोहम्मद खान कराची से आते थे, प्लेजो साहब आते थे, हम सब बैठते थे, बातें करते थे, सवाल करते थे। तो वो एक बड़ा ही एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म के हवाले से अच्छा जमाना था। और अवामी वर्कर्स पार्टी मैंने यहाँ आने के बाद ज्वाइन की, जब मैं यहाँ आया उसके बाद मैंने ज्वाइन की। सो बिफोर आई कम ऑन टू दैट, जहां तक सवाल है मेरी जो जो पोइट्री है तो वो मैं अच्छा, सॉरी मुजम्मिल, आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि पोइट्री पे हम आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। देखें, पोइट्री करने के लिए आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, वो तभी मैंने आपके तारुफ से पहले मैं इंट्रो ही वो पोइट्री से करवाया, उस पर हम आते अभी और 10 मिनट के बाद। लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि जब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होती है, तो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी के लिए कहीं ना कहीं से आपके अंदर उस जमीन में कहीं ना कहीं से पनीरी लगती है। तो जैसा कि वो टाइम जिसमें एक यंग जो मुजम्मिल मुख्तार है, जिसको कंपनी मिली उस वक्त के मुन्नू भाई से या जावेद शाहीन से, या ये जावेद शाहीन, मुन्नू भाई, ये गिनी साहब के ही साथी थे सारे के सारे। तो बल्कि ये कि मुन्नू भाई की शक्ल और गिनी साहब की शक्ल, अगर आप उस टाइम की उनकी तस्वीरें देखें ना, तो वो लगता था भाई भाई हैं। मतलब ये कि इवन मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे उनको लोग कहा करते थे। लेकिन क्योंकि गिनी साहब थे एक गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको पता वो थोड़ी सी इंसान की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन उनका भी जो क्रिएटिव सफर था उसमें वो थोड़ा मतलब कुछ इंसान को, क्योंकि एक जो बंदा जिसकी कुछ थोड़ा बैकग्राउंड होता है और एक वो बंदा जो कि जैसे आप बात कर रही हैं किसान की, मजदूर की, सेल्फ मेड बंदे की, मिडिल क्लास की, तो वो मिडिल क्लास का जो एक बंदा है उसने क्रिएटिविटी तो करनी है, उसके अंदर है वो चीज, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी दाल रोटी वाला हिसाब किताब भी तो करना है ना, वो सारा हिसाब किताब जो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल पनीरी का वो टाइम जब सारे बड़े बड़े मन्नू भाई और ये लोग सारे, और वहां पे एक बच्चा 15, 16, 17 साल का बच्चा, जाहिर बच्चा ही होता है ना, टीनेजर होता है, तो वो वाली मुझे कुछ यादें शेयर करें, फिर हम आपके शायरी की तरफ आएंगे। उसमें ये था कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी के जमाने में उस वक्त ये था कि चूंकि मैं लिखता था और लिखने का शौक था, पोइट्री लिखते थे, उस जमाने में एक बहुत अच्छी बात ये थी कि पार्टी हाउस एक ऐसी जगह थी हल्का अरबाब ज़ौक जिसमें नौजवानों की तरबियत होती थी, ट्रेनिंग होती थी।
हम वहां जाते थे हमेशा। उस दिन का हम इंतजार करते थे वीक में एक बार कि हम यूनिवर्सिटी से खत्म करके सीधा हॉस्टल में गए, चेंज किया और सीधा हम निकल गए माल रोड पे पार्क टी हाउस। और वहां क्या होता था, वहां मुन्नू भाई आते थे, जावेद शाहीन आते थे, इंतजार हुसैन आते थे। और वहां ये होता था कि वहां एक आपको नज़में पढ़ी जाती थी, अफसाने और बहस होती थी, तनकीदी मज़ामीन पढ़े जाते थे। तो वो जो एक वक्त था, मैं समझता हूँ कि वो एक मेरी जिंदगी का असासा है। और फिर उसी जमाने में चूंकि मेरे प्रोग्रेसिव व्यूज थे और मुन्नू भाई, जावेद शाहीन, ये सब जो लोग थे, फिर अजहर गौरी का बहुत किरदार है और वो फिर एक जमाना था कि वो जो प्रोग्रेसिव जो नजरियात थे वो मजीद फले फूले। और फिर मैंने एक वक्त में फिर मैंने जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन को ज्वाइन किया और फिर हम रेगुलर हफ्ते में एक बार अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास में जाते थे। एक बार हम जाते थे अलकार बाबे ज़ौक़ के इजलास में। और मुझे आज भी याद है कि वो तरबियत का ऐसा जमाना था कि जो मेरी पहली नज़म स्केड्यूल हुई थी अलकार बाबे ज़ौक़ में तनकीद के लिए, जिस पे फिर आप पढ़ते हैं और सब लोग तनकीद करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन 1.5-2 साल लग गए। 1.5-2 साल हम हल्के के इजलासों में जाते थे, सुनते थे, अपनी नज़में दिखाते थे अजहर गौरी को, दूसरे लोगों को। वो कहते थे नहीं ये नहीं ठीक, इसको ये करें, इसको ऐसे करें, यहाँ ऐसे होना चाहिए, इल्मे अरूज पे तवज्जो दें। मतलब और यहाँ ख्याल जो है वो अच्छा है लेकिन इसको थोड़ा एक्सपैंड करें, यहाँ स्क्यूज करें। तो वो एक तरबियत का ऐसा दौर था। और फिर उसी जमाने में फिर एक वक्त था कि मैंने फिर ये मैं करता था कि वीकेंड पे मैं अजहर गौरी साहब के घर शाम नगर चुबुर्जी में चला जाया करता था। अच्छा, ठीक। वहां क्या होता था, वहां अजहर गौरी का घर और फिर थोड़ा सा आगे था जावेद शाहीन, 10 मिनट के फासले पे। और फिर आगे रिवाज गार्डन में मुन्नू भाई रहते थे। मुन्नू भाई रिवाज गार्डन। तो वो सब लोग आ जाया करते थे और उस वक्त मेरी ड्यूटी ये होती थी कि ये सब बात करते थे। मुझे याद है कि मैं एक दफा डॉक्टर वजीर आगा की मैंने पढ़ना शुरू की उर्दू अदब की तारीख। तो जावेद जी ने कहा छोड़ो यार इसको, आप हमारे साथ बैठ के बस सुना करो। और कभी कभी किश्वर नाहिद भी अब हल्के में मुलाकात होती थी, वो भी उन लोगों के साथ, जावेद शाहीन और मुन्नू भाई से बहुत दोस्ती थी। तो फिर क्या था, मैं समझता हूँ कि मुन्नू भाई, अजहर गौरी, जावेद शाहीन और बहुत से लोग थे उसमें। इन सब लोगों की जो गुफ्तगू थी, मैंने उर्दू अदब की, फ्रेंच लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, उर्दू अदब, इंग्लिश लिटरेचर, इस सब की हिस्ट्री से मेरी जानकारी उस गुफ्तगू लोगों से। की, ये जो सीनियर्स जो तरक्की पसंद सारा ग्रुप था, तो क्या आप भी उधर जाते थे? वो जो शाम नगर वाला जावेद शाहीन साहब का घर था, उधर भी आपको इत्तेफाक हुआ? मेरी ड्यूटी थी वीकेंड पे शाम को। फिर मैं जब कभी कभी जावेद शाहीन की बेटी, उस जमाने में वो इंजीनियरिंग कर रही थी, आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से, कभी कभी वो लेने आया करती थी। और अक्सर जब वो लेट हो जाते तो फिर मैं उनको छोड़ के आता। और मुझे आज भी याद है वो उन्होंने शॉल ली होती थी, चादर, और वो अक्सर वो जब वो मेरा इस तरह बाजू पकड़ते, वो गिर जाती तो फिर मैं वो दोबारा ऊपर करता और जाते जाते भी वो मुझे कुछ ना कुछ सुनाते। जाते जाते भी कोई एक शेर, कोई एक चीज वो मुझे सुनाते। अच्छा देखिए, वर्ल्ड इज सो स्मॉल। आपसे जब पहली दफा मुलाकात हुई तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताती जाऊं कि मुज़म्मिल जो हैं ये हमारे लोग फाउंडेशन लंदन के जिन्हें सेक्रेटरी भी हैं, और इनको हमने, और हमारी अक्सर मीटिंग्स जो होती हैं वो इनकी ही जगह पे होती हैं, और बहुत ये वज़ादार किस्म के बच्चे हैं। मतलब जो सारे सीनियर हैं, ये सबसे यंग। तो वो हम सारे जो बड़े हैं और अपने हाथों से माशाल्लाह से चाय बना के भी देते हैं, और इतना आई एम रियली इम्प्रेस, क्योंकि यंग लॉट में, क्यों देखें आप जिस ग्रुप से, जिन सीनियर्स लोगों से आपने सीखा, आपने उनकी सोहबत ली और उनसे आपने सीखा, मतलब आपको इनडायरेक्टली वो आपकी ट्रेनिंग होती गई। और इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पर वो जो तरक्की पसंद सीनियर लोग थे, आपका मेंटल लेवल उनके साथ मैच करता था, और जो आपका अपना एज ग्रुप है वो तो आप पढ़ते हैं, उनके साथ तो होता है, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के साथ, बड़े इन अ सेंस
मैं अदब के हवाले से बात ये कर रही हूँ। तो क्योंकि जिस घर में आप जावेद शाहीन साहब को छोड़ते थे, उस घर के साथ मेरी भी बहुत यादें हैं, क्योंकि जिन बेटी जो उनकी लेने आती थी, वो मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो थी और उनकी जो बड़ी बेटी थी, हम लोग भी क्लास फेलोज थे। तो इसलिए अच्छा। हमारा वो ताल्लुक जो है, और उनके उस घर में जहाँ पे, तो हम लोग भी कभी कंबाइंड स्टडी जब हमने करनी होती थी मैट्रिक के लिए, खास तौर पे 9th की और 10th की, तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और हमारी एक और दोस्त भी हैं, डॉक्टर और हिजाब फिर जो है। यहाँ तो यहाँ एक और चीज का मैं जिक्र जरूर करता चलूंगा। जी जरूर। उस जमाने में फिर जो अजहर गौरी हैं वो भी हम्म, नसीर नज़म बहुत अच्छी लिखते हैं। उनकी हम्म, किताब मैं समझता हूँ बड़ी किताबों में किताब है गैर मशरूत मोहब्बत। हम्म, तो गौरी साहब ने उस जमाने में फिर एक आइडिया प्रमोट किया जिसे सबने बहुत पसंद किया। हम्म, हमने कहा कि ये जो कमर्शियल पब्लिशर्स हैं, हम्म, ये किताब तो छापते हैं लेकिन ना तो इन्हें सीरियस लिटरेचर की समझ होती है, हम्म, और फिर किताब के अंदर किताबत की और बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं। हम्म। तो हमने फिर अजहर गौरी साहब ने फिर उस जमाने में बनाई राइटर्स एसोसिएशन लाहौर, अच्छा। और गौरी साहब उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, हाँ। और प्रोफेसर जिलानी कामरान उसके पहले प्रेसिडेंट थे। ओके। मैं सबसे छोटा था तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो अच्छा। उस जमाने में हमने ये किया कि सभी लोग फंड्स इकट्ठा करते थे और मिल के हम्म, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा शेयर कर देगा, किसी के पास कम है वो कम। मैं हम्म, उस वक्त स्टूडेंट था तो मैं तो कुछ खास कंट्रीब्यूशन पैसों के हवाले से नहीं कर पाता था, हम्म, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं गौरी साहब के साथ हम जो भी किताबें छापते थे हम्म। हम उनकी प्रूफ रीडिंग करते थे। अच्छा। मैं प्रूफ रीडिंग करवाता था। तो उस हम्म, जमाने में हमने बहुत अच्छी किताबें छापी, जैसे हमने मुनीर न्याजी की नई नज़मों की उस जमाने में किताब छापी, एक मुसलसल। अच्छा। हमने जो 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 गजल के सबसे बड़े मतलब बड़े शायरों में जो जफर इकबाल है उनकी कुलियात छापी, ठीक। कुलियात जिलानी कामरान छापी। ओके। बल्कि बल्कि रेडियो से, क्योंकि गिमी साहब का भी रेडियो से ताल्लुक रहा, तो रेडियो से अबीदा सैयद भी हमारे साथ थी। बिल्कुल हमने बिल्कुल। अबीदा सैयद की आई थिंक उसका नाम था गालिब ब्यूटी ऑफ फिलोसफी, ओके, ठीक है ठीक हमने है। वो छापी। हम्म। फिर हमने डांसिंग विद गॉड्स छापी, यूसुफ कामरान जिलानी साहब के बेटे अच्छा, की। जी जी जी, बिल्कुल उस बिल्कुल। जमाने में हमने फिर काफी किताबें छापी, और जो प्रूफ रीडिंग का जो था वो दौर, हम्म। उससे भी टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एग्जैक्टली। फिर मेरा ख्याल है, अगर हम आपकी मैं नज्म की तरफ आऊं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एक तो फर्क आजाद नज्म और फिर आजकल जो नसरी नज्म चल रही है, और इसके अलावा कि जितनी भी अदब में तहरीकें हुई हैं, तो आपका किस तरफ रुझान है? गो के आपकी मुझे पढ़ने से तो अंदाजा हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी आपकी जबानी नाजरीन को पता चले कि आप अदब की किस तहरीक से वाबस्ता हैं और क्यों हैं? तो वैसे तो मैं तहरीक सब ठीक है, हम हमारे लिए वो सब एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन मैं जी जी, आपकी आपकी स्पेशलिटी चाहती हूँ। वैसे तो मैं एक प्रोग्रेसिव राइटर हूँ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का हिस्सा रहा। हम्म, और जो मेरी शायरी है, ऑफ कोर्स जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, बीइंग अ सोशलिस्ट, मेरी सारी शायरी समाज की शायरी है। सही। समाज में फैले हुए दुख तकलीफें हम्म, जबर, क्योंकि मैं समझता हूं कि अ, जो आपकी जो सराउंडिंग्स होती है एक शायर की, एक राइटर की, वो से वो बहुत उसका असर होता है उसकी राइटिंग्स के अंदर, वो आना भी चाहिए। क्योंकि जो डेफिनेटली। नजरियात है वो कोई भी शायर जो है, वो कोई भी सेंसिटिव इंसान जो है, जी तो जी। शायर तो उससे भी ज्यादा क्रिएटिव पर्सन, तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो वो तो कुछ क्रिएट कर पाता है। जी जी, बिल्कुल। तो कंटेंट की सतह पे मेरी जो पोइट्री है वो सारी प्रोग्रेसिव पोइट्री है। ओके। ये एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, जी। लेकिन अगर उसे आप लें समाज का एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कह लें, सारी नज़में नहीं लेकिन बहुत सारी। हम्म, लेकिन जहां तक क्राफ्ट की सतह पर, हम्म, मैं उस नौजवानी में लिसानी तश्कीलात की तहरीक से वाबस्ता हो गया था। ओके ओके ओके। तो ठीक। लिसानी तश्कीलात की तहरीक की अगर हम तारीख देखें, हाँ जी। तो या अगर हम नई नज़म की बात करें, तो हम्म। नई नज़म के ऊपर एक बड़ा नाम हम देखते हैं जो उस जमाने में हमसे पहले के लोग हैं जिन्होंने, देखिए राशिद, नून राशिद ने बहुत मोहसिन राशिद। अपने दौर की बहुत नई नज़म लिखी। राशिद के बाद अगर आप देखिए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं,
मजीद अमजद हैं नज़म के अंदर, उन्होंने वो नई नज़म लिखी। शहजाद अहमद हैं, फिर उसके बाद एक लॉट थी अज़रा अब्बास, सारा शगुफ्ता, सरवत हुसैन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने, जो एक दो लोग थे जिन्होंने नई नज़म की हल्का अरबाब ज़ौक़ के अंदर और लाहौर के और कराची के अदबी हलकों में बहस चलाई और उसको वो बहुत आगे लेके गए, उनमें उनमें एक इफ्तिखार जालिब का बहुत बड़ा नाम, और एक नाम एक मुबारक अहमद थे। मुबारक अहमद भी, उनकी बहुत किसी ज़माने में एक बहुत मशहूर नज़म लिखी थी, ज़माना, आई थिंक उसका नाम था ज़माना अदालत नहीं। और इफ्तिखार जालिब जो थे, उन्होंने तो लिसानी तश्कीलात पे बहुत काम किया, और मुझे कभी-कभी थोड़ा दुख भी होता है कि शायद जालिब साहब को मेन स्ट्रीम के अंदर जो सीरियस लिटरेचर को समझने वाले लोग हैं वो तो समझते हैं कि उनका क्या मुकाम है, लेकिन आम एक अवामी सतह पर शायद उनकी पोइट्री उसको वो नहीं मिल सकी, उस हद तक मकबूल नहीं हो सकी। उसकी शायद वजह भी ये थी कि जो तजुर्बा वो उस ज़माने में कर रहे थे वो एक बहुत ही एक मॉडर्न ख्याल था, न्यू था, मॉडर्न था, और उसका परसेप्शन शायद मेजॉरिटी को नहीं था। और यहाँ एक नाम मैं और लेना चाहूंगा जो उस्तादों में शुमार होते हैं और फॉर्चुनेटली अभी बहुत ज़ईफ हो गए हैं, लेकिन लंदन के अंदर हैं। इन्हीं लोगों में से एक साहब हैं प्रोफेसर अमीन मुगल। जी बिल्कुल, मैं उनको अप्रोच कर रही हूँ। ये उनका गिमी टीवी ने जरूर इंटरव्यू करना है, क्योंकि आजकल थोड़ा ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा आपको पता है थोड़े बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा उनकी अवेलेबिलिटी। आई थिंक वो क्वारंटीन में भी थे, मैंने सुना था। लेकिन प्रोफेसर साहब जो हैं वो लेफ्ट के हवाले से और नई नज़म की जो तहरीक है, इसको बहुत अच्छी तरह समझने वाले उस्तादों में उनका शुमार होता है। बेशक बेशक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी, गो के थोड़ा सा तो आपने बताया है कि जाहिर है उसमें जो कुछ सोसाइटी में चल रहा होता है, मुआशरा जो करता है उसका इफेक्ट होता है। इसमें फिर इंसान की सोच होती है कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक अदब को, या जैसे गजल को हम लेते हैं तो उसमें वो महबूब की खूबसूरती या जो एक अवामी मसाइल होते हैं उनके अलावा उनको वो चीज अच्छी लगती है, वो भी फेयर इनफ, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसके साथ थोड़ा जिंदगी से जुड़ जाते हैं, अवाम से जुड़ जाते हैं, और जिंदगी की तलखियां जो एक किसी पिसे हुए तबके के लिए। तो ये आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह का सिलसिला हो तो आपका रुझान ज्यादा किस तरफ है? और दूसरा ये कि आप हमें कुछ अपनी शायरी भी सुनाइए। जी जी, थैंक यू। देखिए, अगर मेरे मेरे नजदीक अमूमी सतह पर अगर एक जेनेरिक अगर मैं बात करूं, तो ये अपने अपने अखबार में तहरीकें थी, अदब बराए अदब की तहरीक थी। वो लोग जो कहते थे अदब अदब की तरवीज है, और जो प्रोग्रेसिव लोग थे, जो जो लिबरल प्रोग्रेसिव, जो सोशलिस्ट थे, या प्रोग्रेसिव का वर्ड अगर इन जनरल हम यूज कर लें, वो कहते थे नहीं, हमारा जो कलम है ये गरीबों, महकूमों और मेहनत कशों की अमानत है। हम उनके लिए लिखते हैं, हम समाज में तब्दीली के लिए लिखते हैं। तो मेरा जो टिल्ट है, जिस तरफ मैं जाता हूँ, वो ऑफ कोर्स वो एक जो है वो अदब बराए जिंदगी, या जिसे हम प्रोग्रेसिव राइटिंग कहते हैं, मेरा उसकी तरफ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा, एक अगर हम बहुत बैलेंस्ड एनालिसिस करें तो मैं समझता हूं अदब की मुख्तलिफ सतहें होती हैं। इवन एक प्रोग्रेसिव राइटर भी जब अदब लिख रहा होता है तो एक सतह पर वो अदब की तरवीज कर रहा होता है, और एक सतह पर वो समाज के मसाइल को आगे आगे उठा रहा होता है, और एक ऐसी भी सतह है जहां आप अपने अपने अंदर के दुख, अपना सेल्फ कैथारसिस जो है वो कर रहे होते हैं। क्योंकि चाहे मैं समाज के लिए लिखता हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो कैथारसिस मेरा, जो 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 सुकून मुझे एक नज्म लिख के मिलता है, वो मुझे शायद किसी और चीज में नहीं मिलता। हाँ, सही। जैसे आपको एक्सप्रेशन आप अपनी नज्म के जरिए, नस्टी नज्म के जरिए करते हैं। अब
मेरा जो बात है, मैं नसर में ज्यादा अच्छी हूँ। मुझसे जी कोई कहेगा, अब क्योंकि आप मुझे ये बताइए, जैसे क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायरी नहीं कर सकती, मेरे अंदर वो चीज जो होती है, या कुछ भी है, मतलब ये कोई गलत या सही वाली बात नहीं है, लेकिन हर हर इंसान की क्रिएटिव जो चीज है, वो उसकी एक अपनी इंडिविजुअल होती है। अब मेरे नजदीक वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो कि लफ्जों को बना के नज्म लिख लेते हैं, गजल लिख लेते हैं, शायरी लिख लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आप जनाब इतनी अच्छी नज्में लिखते हैं, तो हमें अपनी कुछ शायरी सुनाइए। बिल्कुल। और आपने जो एक अभी कुछ सुनाता हूँ, और जो आपने वो सवाल बीच में शायद रह गया। हाँ जी, हाँ जी। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की, जिस तरह आप बहुत अच्छी नसर लिखती हैं। हाँ अब जी। होता ये है कि अब उर्दू में मैं नज़्म लिख लेता हूँ, लेकिन मैं नसर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख सकता हूँ, मैं उर्दू में नहीं लिख सकता। हाँ, देखिए ना, तो वो ठीक है, आपका एक अपना अंदाज है, जी, मतलब नसर लिखने के लिए, कि आपको मीडियम उसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल है, इंग्लिश के मीडियम में आप आर्टिकल भी लिखते हैं, मैंने देखे हैं आपके अखबारों में आर्टिकल, उसके बाद आपका बहुत काम है, जो और चीज इसी तरह आप एक्सप्रेस जी, करना चाहते हैं वो आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा जी, लिख और इसी तरह जो नसरी नज़्म है, मतलब मैंने आज़ाद नज़्म भी लिखी, मैंने वज़न में लिखा, एक ज़माने में गज़ल भी लिखी, हम्म, लेकिन फिर एक वक़्त में समझ आई कि हम्म, जो मेरे नज़रियात हैं, वो शायद अ, बहरों की और औज़ान की कैद में नहीं ठहर सकते, नहीं आ सकते। क्योंकि वो बागियाना जो ख़्यालात हैं। फिर हम्म, मैंने सोचा कि नहीं, नस्री नज़्म का जो मीडियम है, शायद मैं इसमें बेहतर लिख सकता हूँ। तो 2 नज़्में, एक नज़्म जो पुरानी नज़्म है, जी, और इरशाद। ये नज़्म जो डायलैक्टिक्स की फ़िलॉसफ़ी है। अच्छा, अ, ठीक। जो जो मार्क्स ने हैगल से ली, और फिर उसने कहा था कि एवरी थीसिस हाँ, हैज़ एन एंटीथीसिस, ठीक। टुगेदर दे मेक अ सिंथेसिस। तो मैंने सिंथेसिस। समाज के हाँ, हाँ, हाँ। जदलियात के अमल पे ये नज़्म लिखी है, इसका उन्वान है जदलियात। इरशाद, इरशाद। और ये एक सतह पर इसमें लिसानी तश्कीलात का थोड़ा काम है। जी, हम मुतलाशी हैं, हम मुस्तक मतलाशी हैं। हम मुतलाशी हैं, मुस्तकिल मुतलाशी, जुस्तजू ही जुस्तजू, गैर मुख्ततम जुस्तजू। वाह, वाह, जुस्तजू ही जुस्तजू, गैर मुख्ततम जुस्तजू, मुबहम हकीकतें, शश जिहाद, चौगिर्द में सरगर्दा। वाह, वाह, मुबहम हकीकतें, शश जिहाद, चौगिर्द में सरगर्दा, फलसफा भी एक तलाश है, मंतके तलाश है, वाह, इनके फलसफा भी एक तलाश है, तलाश है। मंतके तलाश है, इनके हजार चेहरे, हर चेहरा नेहा, लाख रंग के गाजे, वजूद मुबहम। वाह, 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 बहुत अच्छी, बहुत लाख अच्छी। रंग लाख रंग के गाजे, वजूद मुबहम, जहालत ने सेंची, जहार समत, ख्याल प्रस्ताना, माँ बादु तबियात की शहरपना। वाह, जहालत में सेंची, सेंची। जहार सम, ख्याल प्रस्ताना, माँ बादु तबियात की शहर पना। कौन गिराए, गिराना तो होगा, कौन गिराए, गिराना तो होगा। वाह। गिराना तो होगा। हम्म, मुबहम हकीकतें, हम्म, चौगिर्द में सरगर्दा, आश्कारती हैं, बका और तशहीर के हम्म, सब फलसफे गलत, वाह, सब फसीलें गिरेंगी। मुबहम हकीकतें, चौगिर्द में सरगर्दा आश्कारती हैं, बका और तशहीर के सब फलसफे गलत, सब फसीलें गिरेंगी, अपने ही अंदर हर शय का किरदार आर्जी। वाह, वाह, मुकर्रर। अपने ही अंदर हर शय का किरदार आरजी। आर्जी कौन ठहरा इर्तका के आगे, जदलियात थी जदलियात। अपने ही अंदर हर शय का किरदार आर्जी, कौन ठहरा इर्तका के आगे, जदलियात थी जदलियात। हम मुतलाशी हैं, मुस्तकिल मुतलाशी, वाह, मगर मुबहम हकीकतें पुकारती हैं, मगर मुबहम हकीकतें पुकारती हैं, रवायती असल से दूर, वाह। बहुत दूर, रवायती रवायती असल से असल दूर, से दूर,
बहुत दूर, अरबों नूरी बरस का फासला, अरबों नूरी बरस का फासला, हकीकत महज खाक दर खाक अपनी ही जात, हकीकत महज खाक दर खाक अपनी ही जात, वजूद मादा, कायनात वजूद अपने ही फितरती अवामिल का, फलसफा वजूद एक और वजूद से। वो सैफुद्दीन सैफ ने कहा था, सैफुद्दीन सैफ ने कहा था, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। वाह। सो वजूद मादा, कायनात वजूद अपने ही फितरती अवामिल का, फलसफा वजूद एक और वजूद से। कायनात क्या है? दुनिया का खाका, जीस्त का तायुन और जुस्तजू ही जुस्तजू, गैर मुख्ततम जुस्तजू, मगर बका नामौजूद, मां सिवाय वजूद में आने और गुजर जाने का अमल। हम मुतलाशी हैं। वाह 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 वाह, सलूट करती हूँ। इतना रिच कॉन्सेप्ट आपने दिया है। मुझे ये बताइए कि ये आपने तो बिल्कुल अपने उस्ताद की तरह किया कि अब ये चीजें आपकी समझने वाले तो मतलब कितने कितने परसेंट लोग होंगे। ये आपने कितनी प्यारी इसमें वोकेबलरी यूज की है, और जो आपका थॉट प्रोसेस है, और वो सारा रियलिस्टिक है, पूरा का पूरा रियलिस्टिक है। हम सब एक जिद्दोजहद में है ना, जुस्तजू है जानने की, उसके बाद जिद्दोजहद है एक तबके की दूसरे तबके के साथ। मतलब ये आपने सब चीजों को समो लिया आपने इस पूरी नसरी नज़म में। कमाल है, बहुत अच्छे, बहुत बस ये एक, जब शायद मैं समझता हूँ एक शायर या राइटर जब लिखता है, वो ख्याल, वो एक आहंग, एक पर्सपेक्टिव, एक वक्त होता है, उस मखसूस वक्त के अंदर फिर जो चीज आपको हिट करती है, फिर आप उसको लिखते हैं। तो अब दूसरी समत एक बड़ी नई नज़म, बिल्कुल मेरी ताजा नज़म, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बड़ी एक आसान, बड़ी फ्लो की नज़म है, लेकिन ये भी एक वक्त में एक मेरे ऊपर एक, समझ लें, किसी चीज का एक कॉल था, एक चीज थी, और मैंने उसी आहंग के अंदर उसी फिर यौंदरा को लेते हुए मैंने ये लिखा। तो ये नज़्म है खो देता हूँ। ये ताजा नज़्म है, खो देता हूँ हस्ब आदत, खो देता हूँ हस्ब आदत, ख्वाहिशें, ख्वाब, लम्हे, लम्स, जज्बे और वजूद। वाह। खो देता हूँ, वाह। खो देता हूँ हस्ब आदत, ख्वाहिशें, ख्वाब, लम्हे, लम्स, जज्बे और वजूद, तुम्हारा आधा और अपना मुकम्मल खो देता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारा आधा और अपना मुकम्मल खो देता हूँ। खोने की हर सूरत एक नज़म बनाती है। खोने की हर सूरत एक नज़्म बनाती है। नज़्म जो ख्वाहिशों, ख्वाबों और लम्हों की जिंदगी है, फिर से खो जाने के लिए। वाह वाह वाह। नज़्म जो ख्वाहिशों, ख्वाबों, लम्हों और जज्बों की जिंदगी है, फिर से खो जाने के लिए। तुम्हारा लम्स और मेरा वजूद बनते और बिगड़ते रहते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बनते और बिगड़ते, ये तो सारी आपने इंसानी रिश्तों की फिलॉसफी इसमें बता दी है। ऐसे ही है ना, जज्बों की, लम्हों की। आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कितनी खूबसूरत आप पोइट्री करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एक तरफ तो बिल्कुल एक लॉ, एलएलएम, एक तरफ, दूसरी तरफ एक इतने सॉफ्ट जज्बात, और एक ऐसा शख्स जो बात कर रहा है जज्बों की, लम्हों की, उसके बाद ख्वाबों की। तो ये दो चीजें कैसे आप रियल, और उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँ कि ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल
लॉ चैम्बर ओनर और बहुत इंतहाई बिजी नौजवान हैं ये कि और इसके बावजूद ये अपने साथ लेके चल रहे हैं अपना लिटरेसी सारा। और हमारी मीटिंग्स भी इन्हीं के जगह पे होती हैं और वो सब भी करते हैं। मतलब आप देखें कि एक जो इंटेलेक्चुअल थर्स्ट है उसको भी। तो ये दोनों चीजें आप कैसे करते हैं मैनेज? देखिए उसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि लॉ मेरा एक ऑफ कोर्स प्रोफेशन है और हमें घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन शायरी या लिखना जो है, जो राइटिंग है, ये वो चीज़ है जो मैं अपने लिए करता हूँ, जो मैं समाज के लिए करता हूँ। ये एक सतह पर मेरा सेल्फ कैथारसिस है और एक सतह पर मैं इस तरह समाज के अंदर एक हम अपना-अपना हिस्सा डालते हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम एक शो करती हैं, मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ लोगों को लेके आती हैं। आप भी समाज के अंदर हम सब अपनी-अपनी सतह पर समाज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये जो कुछ हम अपने लिए जो कुछ ये शायरी आप ये शो कर रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं, जो हमारे अंदर एक रूह फूँकती हैं। जब हम गिरते हैं, हम कहीं भटकते हैं, कहीं हम हमारा मूड लो होता है, आप एक नज़्म लिखते हैं और आप फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। अपने लिए भी और समाज के अंदर भी आप अपना एक किरदार अदा करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है मेरे प्रोफ़ेशन का, तो मैं समझता हूँ कि आपके ज़ाती पॉलिटिकल या आपकी जो जो पोएटिक थॉट है, वो आपके प्रोफ़ेशन में भी आ ही जाती है। जैसे मैंने जो जो एलएलएम किया, मैंने जो मास्टर्स किया, वो कमर्शियल लॉ में किया और मैंने स्टार्ट में जो प्रैक्टिस की, वो भी कमर्शियल लॉ की प्रैक्टिस थी। आज भी मैं लेकिन लेटर ऑन जब मैं लंदन आया स्कॉटलैंड से, तो मैंने फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर काम करना शुरू किया, वो अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की, क्योंकि वो जो काम था वो मुझे लगता था कि वो सोशली यूज़फुल लीगल सर्विसेज़ हैं, वो मेरे नज़रियात का काम है। आज भी मैं कमर्शियल लिटिगेशन करता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड, क्योंकि वो मेरी लॉ फर्म के रनिंग एक्सपेंडिचर्स को पूरा करती है, वो मेरे अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को लिटिगेशन पूरा करती है। मतलब आर्बिट्रेशंस मैं कमर्शियल करता हूँ, मैं कमर्शियल लिटिगेशन करता हूँ, सिविल कमर्शियल। तो लेकिन साथ में जो ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ, कुछ इमिग्रेशन का करता हूँ, वो काम मुझे लगता है कि वो सोशली यूज़फुल लीगल सर्विसेज़ हैं, जो शायद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे नज़रियात मुझे खुशी बिल्कुल, होती है वो काम बिल्कुल, करके। बिल्कुल होती है। यानी कि ये इस तरह से हो गया कि जो आपका एक किसी भी सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से जो वो एक सप्रेस्ड जो चीज़ें या सप्रेस्ड जैसे आप अपने बताते हैं तबके के लिए आपने अपनी एफिलिएशंस दी, तो वही आप ह्यूमन राइट्स के कहाँ जहाँ-जहाँ भी ह्यूमन राइट्स में कुछ जिन लोगों को ज़रूरत है या कुछ है, वो आप उसमें करके वो आपकी एक सैटिस्फैक्शन होती है। आप बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं कि बेसिकली तो आप हों या हम हों, जैसे मैं ये शो कर रही हूँ, तो मैं अपने इस शो में हर तरह के लोगों की एवरी स्कूल ऑफ थॉट आप देखेंगे, बल्कि मुझे ये बाकायदा फीडबैक मिला है कि आपका शो जो गिमी टीवी के शोज़ हैं कि उसमें एक मल्टी डायमेंशन लोग रिगार्डिंग मेंटल जर्नी और उनकी फिलॉसफीज जो हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ-साथ यूथ क्योंकि देखें यूथ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोगों का टाइम भी है, मैं ये नहीं कहती, हम भी बहुत यूथ वाले ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब जो टाइम है वो आप लोगों का टाइम है, आपने आगे लेके इसी तरह से आपने अपने जो आपसे जूनियर होंगे, आपने उनको थोड़ा जब आप हमारी उम्र के हो जाएँगे तो वो करेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिस्टम और सब लोग ही अपनी-अपनी जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ ऑफ यूके और यू आर डूइंग अमेजिंग, अमेजिंग काम आप कर रहे हैं और माशाल्लाह से इसके अलावा ख़वातीनो हज़रात आपको मैं बताऊँ कि जो जितने-जितने इनके पास केसेस आ रहे हैं या कुछ है, तो वो भी काम करना और इतने कमिटेड होके काम करना, ये भी एक दूर बैठ के अपने लोगों के भी और दूसरे लोगों के भी ज़ाहिर है हर तरह से आते हैं, तो इट इज़ अमेजिंग।
जाते जाते हमें, आपके पास 2 मिनट हैं। आपने मुझे एक तो अपना जो कोई मैसेज जो आपसे जूनियर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और हम तो आपसे जो बड़े हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं, तो आपको दुआएँ दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अपने कोई खूबसूरत जाते-जाते 1-2 शेर और सुना दें, बिकॉज़ अभी तशनगी है। मेरा मेरा मैसेज तो जाते-जाते ये है यंगस्टर्स के लिए हुँ, कि हुँ, मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि भई अ, ज़िंदगी को किसी मकसद के लिए जीना चाहिए। हुँ, अपना एक मकसद बनाएँ और हुँ, अगर वो मकसद समाज में गरीबों, महकूमों, मजबूरों, मेहनत कशों के की बेहतरी के लिए हो, तो क्या ही बात है। लेकिन जो भी आपका मकसद हो, कोशिश करें कि समाज के इर्तिका के अमल में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हुँ। समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। बहुत प्यारी बात की पॉज़िटिव है। रोल किरदार हुँ, हुँ। कोई जो है ना पॉज़िटिव एक रोल अदा करें उसके अंदर। हाँ, छोटी-सी जाते-जाते एक तो छोटी मुख्तसर नज़्म इरशाद, 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 अ, इरशाद। और मुकद्दर बल्कि एक हाइकू पहले हाइकू एक जापानीज़ जॉनरा है जिसमें हम बहुत मुख्तसर 2-3 लाइनों में बोल जो कहना होता है वो कह देते हैं। तो सो एक एक हाइकू पहले ज़िंदगी एक गुर्दाब है ज़िंदगी और एक हम सब दाग है। ज़िंदगी एक गुर्दाब है और हम सब दायरों में रहते हैं। वाह! और फिर एक छोटी-सी नज़्म ज़ख्म वाह! है ज़ख्म है। ज़ख्म है, बहुत अजीब ज़ख्म, खुले पड़े रहते हैं। ज़ख्म है, बहुत अजीब ज़ख्म, खुले पड़े पीछे रहते पड़े हैं। रहते हैं। डर है, डर और खौफ की शहरपनाह में ज़िंदा हूँ। वाह! डर है, डर है, डर और खौफ की शहरपनाह में ज़िंदा हूँ। हुँ। डर है, कहीं भर ना जाए। आहा! डर है, कहीं भर ना जाऊँ। बड़ा खूब कहीं-कहीं भर ना जाएँ, कहीं भर ना जाएँ। कहीं बर ना जाएँ। वाह! वाह, वाह, वाह! वाह! क्या इतनी मैच्योर आपकी, इतनी मैच्योर है कि आप लग रहे हैं आप कोई ना कोई 100 साला बाबा के तजुर्बे हैं सारे के सारे। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जस्ट टू एप्रिशिएट यू। वैसे थोड़ा-सा मैं इसको मेरे अंदर वो मेरे नाम की भी थोड़ी-सी है ना, थोड़ा-सा शगुफ्ता सी कली बीच में मैं छोड़ देती हूँ। बट इट्स रियली, रियली ऑनर। बहुत अच्छा लगा। जीते रहिए, खुश रहिए और इसी तरह काम करते रहें। बहुत और शुक्रिया। गिमी टीवी इज़ रियली ग्रेटफुल। बहुत दुआएँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएँ। थैंक यू आपकी सो बहुत नवाज़िश ऐसे ही शो करती रहें, खुश रहें। बहुत थैंक नवाज़िश यू। प्राप्त आप करें। वॉच थैंक यू सो करते मच। हैं, आप तो बहुत बिज़ी हैं, तो आप कोई वॉच करते हैं यूट्यूब पे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको रेगुलरली बड़ा कॉन्स्टेंटली फ़ॉलो करता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो फ़ेसबुक के ऊपर मच। आपके शोज़ मैं देखता रहता हूँ। थैंक यू सो बहुत मच। नवाज़िश। थैंक यू सो थैंक मच। खुदा खुश रहें। हाफ़िज़, खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।